बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के विद्यार्थियों, पिछले टर्न पर आप लोगों ने सैम्पलिंग के ऊपर चर्चा करी और जो सैम्पलिंग होती है या सैंपल लिए जाते हैं, मोटे रूप से उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक रैंडम सैंपल हो सकता है, एक नॉन रैंडम सैंपल हो सकता है। रैंडम सैंपलिंग में पक्षपात की संभावनाएं नहीं होती, जबकि नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है उसमें पक्षपात की संभावनाएं हो सकती हैं। और उसके नॉन रैंडम सैंपलिंग के मेथड्स क्या हैं, इसके ऊपर आपको पहले बता दिया गया था। मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ। उसके 3 तरीके हो सकते हैं नॉन रैंडम के। सविचार निदर्शन विधि, विचार करके सैंपल लिया जाए कि सैंपल कहाँ से लेना है, वो होता है सविचार निदर्शन विधि, डेलिब्रेट सैंपलिंग मेथड, जिसमें पक्षपात की संभावनाएं रहती हैं। सुविधानुसार निदर्शन विधि, कन्वीनियंट, जिस तरह से भी सुविधा रहती है उसी हिसाब से सैंपल ले लिए जाएं तो उसको सुविधानुसार सैम्पलिंग मेथड कहा आपने। और इसी तरह से नॉन रैंडम में लास्ट में एक आता है अभ्यंस, भयंस, अभ्यंस निदर्शन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। तो ये नॉन रैंडम के 3 तरीके हो सकते हैं। मोटे रूप से आप लोगों ने देखा कि सैंपल समग्र में से लिया जाता है और सैंपल लेने के 2 तरीके होते हैं, एक नॉन रैंडम और एक रैंडम सैंपलिंग। रैंडम तो बिना सोच समझ के जो भी समूह में से सामने आ गया उसका सैंपल ले लिया। अब उसके बाद में फिर सैंपलिंग के थ्योरेटिकल बेसिस दे रखे हैं, सैद्धांतिक के आधार। सैंपलिंग के सैद्धांतिक आधार के संबंध में 2 नियम आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं और ये दोनों नियम परीक्षा में छोटे प्रश्नों के रूप में पूछे जाते रहे हैं। निदर्शन प्रायिकता पर डिपेंड करता है। प्रायिकता आप लोग जानते हैं, प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं। और समग्र में से किसी भी सैंपल को चुने जाने की जो संभावनाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर अपन रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं तो रैंडम सैंपलिंग अगर कर रहे हैं तो समूह में से किसी भी इकाई को चुने जाने की बराबर संभावनाएं होती हैं। ये प्रायिकता के अंतर्गत आता है। प्रायिकता जिसको इंग्लिश में कहा प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी भी इकाई को चुने जाने की संभावनाएं क्या हैं, समूह में से उसको चुने जाने की या उसका सिलेक्शन होने की संभावना क्या है, वो कहलाता है प्रायिकता। जैसे एक सिक्के को अपन उछालें तो सिक्के की 2 साइड होती हैं, 2 साइड होती हैं। एक को अपन टेल कहते हैं, एक को हेड कहते हैं, हेड एंड टेल। सिक्के के 2 साइड हैं और उछालें तो ये तय है कि या तो ऊपर हेड आएगा या ऊपर टेल आएगा। तो कुल जो घटनाएं हैं वो 2 हो सकती हैं, या तो ऊपर टेल आए या हेड आए, 2। और आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या, आपकी सक्सेस क्या चाहते हैं। जैसे अपन हेड चाहते हैं तो हेड आने की संभावनाएं 2 में से 1 है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई 1/2। यानी नीचे हमेशा दिखाते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं वो नीचे दिखाएंगे। और उसके ऊपर अपने को वो दिखानी है जो अपने सक्सेस के रूप में चाहते हैं। जैसे अपन हेड चाहते हैं तो हेड तो एक ही है, एक तो 1/2 हुआ, प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। इसी तरह से आप लोग जानते होंगे कि जब पासा फेंकते हैं तो पासे के 6 साइड होती हैं और जिसके ऊपर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। तो पासे की कुल घटनाएं फिर वहाँ 6 हो जाती हैं तो नीचे 6 आएगा। और कोई ये पूछ ले कि 3 का फिगर ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बताए
तो 3 का फिगर ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी तो केवल एक ही है, क्योंकि 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, और 3 के ऊपर आने की संभावना है 6 अंकों में से एक ही अंक है 3 तो, और कुल घटनाएं या कुल फिगर्स हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। इस तरह से प्रोबेबिलिटी के आधार पर और सैम्पलिंग के संबंध में इन्होंने 2 नियम बना रखे हैं, और वो नियम कहलाते हैं, जिसको पहले नियम को कहते हैं सांख्यिकीय नियमितता नियम, सांख्यिकीय नियमितता नियम, और इंग्लिश में इसको कहेंगे लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, सांख्यिकीय नियमितता नियम। इसके नाम से ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यहाँ नियमितता है, नियमित रूप से लगातार 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 सैंपल लगातार लिए जाते हैं। तो ये जो नियम है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। सांख्यिकीय नियमितता का जो नियम है वो प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित है, प्रायिकता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। इस नियम की मान्यता ये है कि सांख्यिकीय परिणामों में एक नियमितता पाई जाती है। एक बड़े समूह में से निष्पक्ष रूप से छोटे समूह का चुनाव करने पर, बड़े समूह में से छोटे समूह का चुनाव करेंगे, छोटे समूह का यानी सैंपल ले रहे हैं, बड़े समूह में से सैंपल ले रहे हैं, तो छोटे समूह का चुनाव करने पर छोटे समूह जो सैंपल लिए हैं आपने में भी बड़े समूह के लगभग सभी गुण विद्यमान होंगे। जो सैंपल लिए हैं आपने उनमें बड़े समूह के जो गुण हैं वो उसमें विद्यमान होंगे। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है सांख्यिकीय नियमितता नियम। सांख्यिकीय नियमितता ये नियम हुआ कि एक बड़े समग्र में से लगातार रूप से अपने छोटे छोटे सैंपल लेते रहें और फिर उनके गुणों को देखें, सैंपलों की विशेषताओं को देखें, तो उसमें वही विशेषताएं मिलेंगी जो एक बड़े समूह या जिसको अपन कहेंगे समग्र में मिलती हैं, वही उन सैंपल्स में मिलेंगी। इसको कहते हैं सांख्यिकीय नियमितता नियम। इसको एक विद्वान है किंग, उन्होंने इस तरह से बताया है कि संभावना के गणितीय सिद्धांत पर आधारित, संभावना के गणितीय सिद्धांत पर आधारित सांख्यिकीय नियमितता का नियम बताता है कि यदि किसी बड़े समूह में से दैव प्रतिचयन द्वारा, दैव प्रतिचयन का मतलब है एट रैंडम, दैव प्रतिचयन द्वारा यथोचित रूप से बड़ी संख्या में पदों या इकाइयों को चुना जाए तो ये लगभग निश्चित है कि इन इकाइयों में औसत रूप में बड़े समूह के गुण आ जाएंगे। तो मैंने जो बात बताई इसमें वो ये है कि यदि किसी बड़े समूह में से, समूह बड़ा होना चाहिए, बड़े समूह में से दैव प्रतिचयन का मतलब एट रैंडम, बिना पक्षपात के दैव प्रतिचयन द्वारा यथोचित रूप से यानी पर्याप्त रूप से, यथोचित रूप से बड़ी संख्या में, यानी सैंपल थोड़ा बड़ा लिया जाए, बड़ी संख्या में पदों या इकाइयों को चुना जाए, तो ये लगभग निश्चित है कि इन इकाइयों में औसत रूप से बड़े समूह के गुण आ जाएंगे। ये कहलाता है सांख्यिकीय नियमितता का नियम। इसी तरह से एक दूसरा नियम है जिसका नाम है महांक जड़ता नियम। महांक, महा प्लस अंक यानी बड़े अंक, महांक जड़ता। और जड़ता आप लोग जानते हैं, जड़ माने होता है स्थिर होना। महांक जड़ता नियम, इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बड़े अंकों में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं। महांक जड़ता, बड़े अंकों में या बड़े समूह में जड़ता होती है, उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो ये नियम हुआ महांक जड़ता नियम, और जिसको इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स।
लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, महांक जड़ता नियम। महांक जड़ता नियम सांख्यिकीय नियमिकता जो नियम है उसी का एक उप प्रमेय है। उप प्रमेय मानी ये कह सकते हैं आप उपनियम है। ये भी एक तरह से सांख्यिकीय नियमिकता नियम का एक उपनियम है, जिसको आप सब थ्योरम भी कह सकते हैं। सब थ्योरम, SUBTHEOREM, सब थ्योरम। निदर्शन सिद्धांत में या सैम्पलिंग जो थ्योरी है उसमें इसका बहुत महत्व है। सैम्पलिंग के जो सिद्धांत हैं, सैंपल लेने के जो सिद्धांत हैं, उसमें इसका बहुत महत्व है। इसकी मान्यता है कि अन्य बातें समान रहने पर, इसकी मान्यता क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, प्रतिदर्श का आकार बड़ा होने पर, यानी अन्य बातें समान रहें और प्रतिदर्श या सैंपल का आकार बड़ा हो। बड़ा क्या हो ये कोई बात इन्होंने नहीं बता रखी है। अभी ये है कि सैंपल का आकार एकदम छोटा नहीं हो, सैंपल का आकार बड़ा हो, और फिर इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष हैं वो शुद्धता के निकट होंगे। इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष शुद्धता के निकट होंगे। यानी समूह में से बड़ा सैंपल अगर लिया जाए और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालें तो वो एकदम एक्यूरेट होंगे। इसका कारण ये बताया गया है कि बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं। छोटी संख्याओं में एक और के परिवर्तन दृष्टिगोचर हो सकते हैं, लेकिन बहुत सी छोटी संख्याओं को मिलाकर जब एक बड़ी संख्या बन जाती है तो दोनों ओर के परिवर्तन एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। यानी बड़े समूह में जल्दी सी परिवर्तन दिखते नहीं है। अनेक प्रकार के तथ्यों में एक बड़े समूह के एक भाग में एक दिशा में परिवर्तन होता है तो संभावना होती है कि उसी समूह के बराबर के अन्य भागों में उसके विपरीत दिशा में कुल परिवर्तन होगा। इसको अपन इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जब बरसात का सीजन आता है और ओवरऑल बरसात की बात आती है तो हर साल लगभग बारिश बराबर होती है, पर यह बात अलग है किसी एरिया में उस साल कम होती है और किसी एरिया में ज़्यादा होती है। लेकिन कुल मिला के बड़े समूह में किसी जगह वो माइनस में चले जाते हैं और किसी जगह परिवर्तन प्लस में आ जाते हैं। लेकिन कुल मिला के जब ओवरऑल परिवर्तन को देखा जाए तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसको कहा महांक जड़ता नियम, यानी बड़े अंकों में परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोगों ने दो नियम देखे, सांख्यिकीय नियमितता नियम और महांक जड़ता नियम। सांख्यिकीय नियमितता नियम ये कहता है कि नियमित रूप से सैंपल लेते जाएं और उनके निष्कर्ष निकाले जाएं तो वो बड़े समूह के में जो विशेषताएं हैं उसके अकॉर्डिंग होंगी। और महांक जड़ता नियम ये कहता है कि बड़े अंकों में या बड़े समूह में जल्दी सी परिवर्तन नहीं होते हैं। ये दो तरह के नियम आपने देखे। और उसके बाद में फिर अगले हेडिंग में अपन लेंगे एकत्रित समंक। जो आपने समंक इकट्ठे किए हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, दो तरह के डेटा, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इकट्ठे किए और अब उन समंकों का आपको संपादन करना है, उसका एडिटिंग करना है। और एडिटिंग का मतलब क्या है ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब समंक अपन कलेक्ट करते हैं तो उसमें कलेक्शन के दौरान कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। उन अशुद्धियों को दुरुस्त करते हैं अपन, उसको कहते हैं एडिटिंग। यहाँ बुक में इसको इस तरह से समझा रखा है कि संपादन का तात्पर्य संकलित सामग्री, यानी जो सामग्री अपन ने इकट्ठी करी है उसको व्यवस्थित कर उसमें व्याप्त अशुद्धियों, उसमें मान लो कोई अशुद्धि रह गई है, अशुद्धियों और गलतियों को दूर करना है, ये संपादन है। संपादन का मतलब जो सामग्री आपने इकट्ठी करी है उसको व्यवस्थित करके
उसमें जो अशुद्धियाँ और गलतियाँ रह गई हैं उनको दूर किया जाता है। ये कहलाता है एडिटिंग ऑफ डेटा, समंकों का संपादन करना। और समंक दो तरह के आपने देखे, एक अपन ने देखे प्राथमिक समंक प्राइमरी डेटा, और दूसरे सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी को आप लोग समझ चुके हैं। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाके कलेक्ट करता है, वो प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा ऐसे हैं कि जिनको पहले किसी ने अपने काम के लिए कलेक्ट किए थे और उसके बाद में वो आंकड़े अब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, या आप वहाँ से कहीं से भी प्रकाशित समंकों के रूप में उनको हासिल कर सकते हैं। सीधे समंक हासिल कर लिया आपने और फिर उनको काम में ले रहे हैं, तो वो हैं सेकेंडरी डेटा। इनमें जब आप एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करेंगे तो दो तरह की बातें सामने आती हैं कि आपको एडिटिंग करेंगे तो यानी अशुद्धियों को दूर करना है, पर बात ये है कि वहाँ ये देखा जाएगा कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या हो। एक तो कि शुद्धता आपको कितनी चाहिए, और उसी में एक बात ये आती है अप्रोक्सीमेशन। आप लोग चूँकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं इसलिए अप्रोक्स शब्द आप लोग काम में लेते रहे होंगे, जिसको अपन लगभग कहते हैं, APPROX और डॉट लगा देते हैं अप्रोक्स, और उसकी फुल फॉर्म करेंगे अप्रोक्सीमेशन, APPROXIMATION अप्रोक्सीमेशन। तो एडिटिंग के दौरान अपने को डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखनी पड़ती है कि कितनी शुद्धता लाएं, और फिर जो समंक इकट्ठे किए हैं वो कई बार आपको अप्रोक्स में करने पड़ते हैं। सामान्य रूप से जब आप लोग प्रश्न करते हैं सांख्यिकी में तो अप्रोक्स से अपन काम में लेते हैं कोई फिगर 0.5 या उससे कम आता है, या 0.5 या उससे ज़्यादा आता है, तो नेक्स्ट उसका फिगर मान लेते हैं। जैसे मान लो 100.5 आया, 100.5 को अपन 101 भी मान सकते हैं, वहाँ लिखेंगे फिर 101 अप्रोक्स, 101 लगभग 100.5 को। और अगर मान लो 100.4 आ गया तो 0.5 या उससे कम है, उससे कम है तो उसको छोड़ देते हैं, तो 100.4 को केवल 100 लिखेंगे। इस तरह से ये होता है अप्रोक्सीमेशन, जिसको अपन जब प्रश्न करेंगे तब उस टाइम काम में लेना होता है। और फिर उसके बाद में आगे जो बात आती है वो है एरर्स की। सांख्यिकी में एरर्स हैं वो कहलाते हैं स्टैटिस्टिकल एरर, सांख्यिकीय। और एरर को यहाँ आप कहेंगे विभ्रम। एरर मानी विभ्रम। एक होता है एरर और एक होता है मिस्टेक। मिस्टेक और एरर में अंतर है। मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं, जबकि एरर या विभ्रम होगा वो कार्य के दौरान अवश्य होगा, उसके ऊपर अपनी कोई रोक नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप लोगों को देखना है सांख्यिकी में कि एरर्स कौन कौन से हो सकते हैं और मिस्टेक क्या होती है। अगले लेसन में इन दोनों को अपने अच्छे से क्लियर करेंगे, बोथ स्टैटिस्टिकल एरर एंड मिस्टेक। तब तक आप लोग पुस्तक की व्यवस्था मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों के पास हो गई होगी, नहीं हुई है तो यथाशीघ्र कर लें और उसकी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें। आप ये देख लिया करो कि मैं कहाँ तक चल रहा हूँ, तो उसी की थ्योरी आप लोग पढ़ लें। और मैं चल रहा हूँ चैप्टर में डेटाज में, समंक के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड एडिटिंग में। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार कर लें आप, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपन आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल के बिना न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, और परीक्षा का पैटर्न इस तरह का हो गया है कि न्यूमेरिकल के थ्योरेटिकल के बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग लगातार थ्योरी पढ़ते रहें। थैंक यू।